झांसी से मैं लखनऊ आ गया और सन 34 में मैंने एमए पास किया। वहाँ श्री राम रोड पर एक पुस्तक भंडार था, वहाँ निराला जी कभी कभी आया करते थे। वहाँ विवेकानंद की पुस्तकों के कुछ मेरे किए हुए अनुवाद छपे थे। जब मैं एमए में पढ़ता था तब मैंने राजयोग का अनुवाद किया था, कर्मयोग का अनुवाद किया था, भक्ति और वेदांत नाम से कुछ लेखों का संग्रह प्रकाशित किया था। ये सब विवेकानंद के अंग्रेजी लेखन के अनुवाद। निराला जी विवेकानंद के भक्तों में से थे। वहाँ उन्होंने वो अनुवाद देखे और हिंदी पढ़ी तो उन्होंने प्रकाशक से पूछा, ये रामविलास शर्मा कौन है? तो उन्होंने कहा एक दिन वो आएंगे तो आपको मिला देंगे। तो निराला जी से वहाँ मुलाकात हो गई। उस समय तक मुझे ये नहीं मालूम था कि वो मेरे गांव के पास के ही रहने वाले। कुछ दिन बाद फिर ऐसा साथ हुआ कि कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि हम दोनों लखनऊ में हैं और आपस में न मिले। तो फिर निराला जी खड़ी बोली छोड़कर अवधि बोलने लगे। हम लोग गांव की बोली में आपस में बातें किया करते थे। फिर मतवाला मंडल के बारे में मालूम हुआ, निराला जी ने कैसे संघर्ष किया, कैसे उनका विरोध होता था, ये सब मुझे मालूम हुआ। और उस सिलसिले में मुझे शिव पूजन सहायक जी का नाम सुनने को मिला। धीरे धीरे निराला जी पर मैंने लेख लिखना शुरू किया और सन 46 में जन प्रकाशन गृह बंबई ने मुझसे कहा कि तुम एक निराला जी पर पुस्तक लिखो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पुस्तक लिखूंगा। पुस्तक लिखने के सिलसिले में मैंने शिव पूजन सहाय जी को पत्र लिखे और उन्होंने मेरे पत्रों को उत्तर दिए। वे पत्र मेरे पास सुरक्षित हैं। शिव पूजन जी के लिखे हुए संस्मरण अनेक पत्रों में छपे थे, लेकिन मुझे उनसे संतोष नहीं था और मैं उनसे कहता था कि आप पूरी बात लिखिए। उन्होंने किसी एक पत्र में मुझे ये लिखा है कि अगर पूरी बात सच सच लिखूंगा तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। उससे मुझे अनुमान हुआ कि इनका कितना विरोध हुआ था और इन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा था। बाद में जब मैं उनसे मिला तब मैंने उनसे फिर कहा कि आप खुद न लिखें तो आप लिखकर मुझे दे दें, मैं उसे कहीं प्रकाशित कर दूंगा, लेकिन वो सत्य तो आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम समझते नहीं हो, ये बातें बहुत गहराई में है, पेचीदा हैं। जन प्रकाशन गृह बंबई ने मुझसे कहा कि निराला पर एक पुस्तक लिखो। तो मुझे तो मुख्य रूप से आलोचनात्मक पुस्तक लिखना था, लेकिन मैंने सोचा कि उनके जीवन के बारे में भी कुछ बातें लिख दी जाएं तो अच्छा हो और मैंने शिव पूजन जी को इस बारे में लिखा। उन्होंने अपने संस्मरण अनेक पत्रों में लिखे थे, लेकिन मुझे उनसे संतोष नहीं था और मैंने उनसे कहा कि आप पूरा वृत्तांत सच सच लिखिए। इसका मतलब नहीं कि वो झूठ लिख रहे थे, लेकिन कुछ बातों को वो प्रकट नहीं करना चाहते थे। ये बात सही है। जो पत्र उन्होंने लिखे उसमें भी उन्होंने स्वीकार किया कि मैं पूरी बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं उनसे मिला तब मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि पूरी बात लिखकर आप मुझे को दे दें, मैं कहीं प्रकाशित कर दूंगा। तो उन्होंने मना किया कि ऐसा करना उचित नहीं होगा। अब मैं शिव पूजन जी से कब कहाँ मिला और उनकी तस्वीर मेरे दिमाग में कैसी है ये मैं आपको बताता हूँ। शायद सबसे पहले मैंने बनारस में उनको देखा था। निराला जी की जयंती मनाई जा रही थी, ये सन 46 की बात है और शिव पूजन जी वहाँ आए हुए थे, वाजपेयी थे, मैं भी था। और निराला जी दूसरों के साथ जो व्यवहार करते थे उस समय उनकी मुखमुद्रा थी, वो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है।
शिवपूजन जी से वो जब बातें करते थे तो उनका रूप जैसे बिल्कुल बदल जाता था। मैंने ऐसा केवल 2 बार उनके साथ देखा। एक बार राधा मोहन गोकुल जी लखनऊ आए थे। उन्हें निराला जी मास्टर साहब कहा करते थे। वो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में हैं। कम्युनिज्म क्या है, ये पुस्तक उन्होंने 1927 में प्रकाशित की थी। कलकत्ते में वो निराला जी से राजनीतिक विषयों पर बातचीत किया करते थे। भगत सिंह वगैरह से राधा मोहन गोकुल जी का परिचय था। शिवात्मा से उन्होंने कहा था, तुम बम वगैरह बनाते हो तो ठीक है, लेकिन मजदूरों में भी जाके काम किया करो। तो ये क्रांतिकारियों को मजदूरों की तरफ झुकाने में राधा मोहन गोकुल जी का बहुत बड़ा हाथ था। तो मैंने राधा मोहन गोकुल जी के साथ निराला जी को देखा तो गोकुल जी तो निराला जी के कंधे तक थे। निराला जी तो उनसे बहुत बड़े थे, लेकिन उनके सामने वो ऐसे बातें करते थे जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पिता या चाचा के सामने बात करता। ऐसे ही मैंने शिवपूजन साहब जी के साथ देखा कि जैसे कोई बड़े भाई का अदब करता है, बात का जवाब नहीं देता, बहुत सी बातें सुन लेता है, दूसरे को बोलने का मौका देता है। वो बात मैंने निराला जी में देखी। आमतौर से वो किसी से बात करते थे तो दूसरा काम बोलता था, वो खुद ही बोलते थे। और जो बात वो कह रहा हो ठीक भी लगे तो उसका खंडन करना जरूरी है, ये प्रवृत्ति उनके अंदर थी। नवजादिक लाल श्रीवास्तव के साथ मैंने उन्हें एक बार देखा था लखनऊ में। नवजादिक लाल जी आए थे, निराला जी कहीं ठहरे थे और निराला जी उन्हें लेकर मेरे घर आए थे और उसके साथ हम तीनों घूमने गए थे। उस समय भी मैंने देखा कि निराला जी का भाव बदला हुआ है। जैसे अपने से बड़े से बातें करते हैं उस तरह का भाव था। लेकिन नवजादिक लाल जी के साथ तो वो बहुत हंसी मजाक कर रहे थे, यह मुझे याद है। शायद इसलिए कि नवजादिक लाल जी स्वयं बहुत ही मजाक पसंद आदमी थे और बिना हंसाए वो शायद रह ही नहीं सकते थे। शिवपूजन जी अधिक गंभीर थे और इनके साथ जो निराला जी का व्यवहार था वो एक जगह तो राधा मोहन गोकुल जी के प्रति व्यवहार से मिलता जुलता था और एक जगह वो नवजादिक लाल श्रीवास्तव के प्रति उनके व्यवहार से मिलता जुलता था और एक जगह इन सबसे अलग था। बहुत सी बातें कही नहीं जाती, अलग था। बहुत सी बातें कही नहीं जाती, मुख मुद्रा से समझी जाती है। और मुझे ऐसा लगता था कि निराला जी का जैसा आत्मीय संबंध शिवपूजन जी से है उतना शायद और किसी दूसरे आदमी से नहीं है। बिना कहे ही 2 आदमी एक साथ बैठे उठें, एक साथ आगे बढ़ें, चलें और मन में एक दूसरे को समझते रहें, इस तरह का आपस में संपर्क मैंने शिवपूजन जी और निराला जी में देखा। मैं एक बार बांकीपुर पटना गया था। वहाँ खड़गविलास प्रेस में बहुत सी पुरानी सामग्री पड़ी हुई थी और मैं उसमें पुरानी पत्रिकाएं ढूंढ कर कुछ चीज़ें नकल कर रहा था। दरअसल मेरे साथ एक साथी कन्हैया थे, मैं बोलता जाता था, वो नकल करते जाते थे। वहाँ से मैं पटना आया और शिवपूजन जी साहब को मैंने साहित्य सम्मेलन के भवन में देखा। वहाँ एक गोष्ठी रखी गई और लोगों ने मुझे उसमें बोलने के लिए कहा। मुझे ये देखकर दुख हुआ कि शिवपूजन जी इतने प्रतिभाशाली हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं। हिंदी में संपादन का मतलब बहुत कुछ प्रूफ रीडिंग होता है और वो प्रूफ रीडिंग बहुत अच्छा करते थे, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन प्रूफ रीडिंग दूसरों को करना चाहिए था, ये उनका मुख्य काम नहीं था। और मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा काम क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये काम न करें तो फिर खाएं कैसे।
हिंदी लेखक का जीवन कितना असुरक्षित था सन 47 के पहले, आज हम लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते। निराला और शिवपूजन ने साहित्य सेवा करते हुए जीवन बिताया, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार वो बीमार पड़ गए थे, अस्पताल में पड़े हुए थे। मैं अस्पताल में उन्हें देखने गया था। देखकर बहुत दुख हुआ, बिल्कुल अस्थि पंजर रह गया था। थोड़ी देर बात की, हाथ में हाथ दिया, फिर मैं चला आया। इस पर मैंने एक लेख लिखा था, मृत्यु की प्रयोगशाला। एक बार मैं पटना गया था। ये बीमारी के पहले की बात है या बाद की, ये मैं भूल गया हूं। निराला की साहित्य साधना के लिए मैं सामग्री एकत्र कर रहा था और शिवपूजन जी से मैंने बहुत बार कहा था कि आप निराला जी के पत्र मुझे भेज दीजिए। उन्होंने कहा मैं भेज दूंगा, नकल करवा रहा हूं, लेकिन कोई कारण रहा जिससे वो भेज नहीं पाए। तो मैंने सोचा कि इनके घर पर जाकर ठहरना चाहिए और देखना चाहिए कि इनके यहाँ क्या सामग्री है। तो शिवपूजन जी ने कहा कि मेरे पास बहुत सारी चिट्ठियां हैं और तमाम थैलों में पड़ी हुई, और तुम कहाँ ढूंढोगे? मैंने कहा मैं सब कर लूंगा, आप एक बार मुझे उन तक पहुंचा दीजिए। तो उन्होंने ये किया। तो मैंने ऐसी बहुत सी चिट्ठियां ढूंढ ली, उनमें जिनके बारे में शिवपूजन जी स्वयं भूल गए थे। जैसे उग्र ने इनको जो पत्र लिखे थे मतवाला काल में, वो बड़े ही महत्वपूर्ण पत्र हैं। उनसे मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि शिवपूजन जी 1 साल के बाद क्यों चले आए थे मतवाला छोड़कर। वो सब बातें मैंने लिखी तो उससे महादेव प्रसाद सेठ के परिवार के लोग मुझसे नाराज भी हो गए। उन्होंने कहा इनको मालूम नहीं, लेकिन मैंने तो लिखित सामग्री देखी थी। मैंने तो महादेव प्रसाद सेठ को कभी देखा ही नहीं था और निराला जी से हमेशा उनकी प्रशंसा सुनी थी, इसलिए मेरे मन में उनके प्रति कोई द्वेष भाव तो ऐसी बात तो थी ही नहीं। लेकिन ईश्वर प्रसाद शर्मा के जो पत्र मैंने देखे, वहाँ उग्र जी के जो पत्र देखे, उससे मतवाला मंडल की आंतरिक स्थिति का मुझे पता चला। ये बहुत अच्छा होगा कि शिवपूजन जी के पत्रों के साथ जो उनके संग्रह में दूसरों के लिखे हुए पत्र हैं वे भी प्रकाशित कर दिए जाएं। उनसे एक पूरे युग का इतिहास लोगों के सामने आ जाएगा। उन दिनों क्या 3-4 दिन तो मैं रहा था, बहुत अच्छा समय बीता। वो दिन में शायद साहित्य सम्मेलन चले जाते थे, शाम को आते थे और जितनी देर रहते थे उतनी देर गपशप होती थी और गपशप घूम फिर करके निराला और कलकत्ते के बारे में आ जाती थी। बहुत सी बातें जुबानी बात करते हुए उनसे मुझे मालूम है। तब मैंने शिवपूजन जी को देखा। उसके बाद निराला की साहित्य साधना लिखी और निराला जी से मैंने पूछा था शिवपूजन जी को पुस्तक समर्पित की जाए तो कैसा रहेगा। ये तब की बात है जब मैं ये बड़ी पुस्तक लिखने के बारे में नहीं सोच रहा था, शायद पहली पुस्तक लिख रहा था। तब मैंने उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि शिवपूजन जी बहुत अच्छे गद्य लेखक हैं और उनको पुस्तक समर्पित करो, बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने निराला की साहित्य साधना उनको समर्पित की। उस समय तो निराला जी भी नहीं थे और शिवपूजन जी भी नहीं थे, लेकिन निराला जी गद्य लेखकों में यदि किसी की प्रशंसा करते थे तो शिवपूजन जी की प्रशंसा करते थे। निराला जी का स्वभाव ऐसा था कि दूसरों की प्रशंसा ज़रा कम ही करते थे।
कविता में पंत जी को अगर कोई दूसरा गाली दे तो उससे लड़ने को तैयार हो जाते थे। और अगर खुद से पूछो कि आपने और पंत जी में कौन बड़ा कवि है, तो फिर कहेंगे पंत जी भी कोई कवि है। जो पंत जी को कल कहता था वो मूर्ख है, मैंने इस तरह की बातें कहते थे। जयशंकर प्रसाद जी की कविताओं के बारे में उन्होंने कभी गंभीरता से मुझसे बात नहीं की, बल्कि एक बात मैंने उनसे कहा, कामिनी के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा, कामिनी तुम्हें कैसी लगी? प्रसंग यह था कि प्रसाद जी लखनऊ आए थे और निराला जी के साथ वो कानीकुंज कॉलेज गए थे और वहाँ उन्होंने कामिनी के कुछ अंश सुनाए थे। उसके बाद निराला जी ने मुझसे पूछा, प्रसाद जी की कविता तुम्हें कैसी लगी? तो मैंने कहा कि और तो सब ठीक है, ओज गुण की कमी है। तो उन्होंने अर्ध सहमति व्यक्त करते हुए कहा, हाँ ये तो है, मानो कहना न चाहते हो लेकिन मेरी बात काट भी नहीं सकते थे। प्रसाद जी को वो बहुत आदर करते थे, लेकिन कविता में अपने से बड़ा वो किसी को नहीं मानते थे। गद्य में भी वो बड़ा परिश्रम करते थे। गद्य लिखने में एक मैं मिसाल देता हूँ कि उन्हें पोस्टकार्ड लिखना है, एक वाक्य लिखा, लगा कि ये वाक्य ठीक नहीं बना, पोस्टकार्ड हटा दिया, दूसरा पोस्टकार्ड लिखना शुरू किया। मैंने प्रयत्न किया था कि इनके आधे के पोस्टकार्ड में इकट्ठे करूं, लेकिन वो बहुत होशियार थे, वो इस तरह की सामग्री नष्ट कर देते थे, मेरे हाथ में लगने देते थे। गद्य की तरफ जो आदमी इतना ध्यान देता हो, वो शिवपूजन जी के गद्य की तारीफ करे तो वो तारीफ मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान थी। शिवपूजन जी बहुत बड़े गद्य लेखक हैं, ये मैंने जाना निराला जी से। उन्होंने संपादन किया है, वो अच्छा काम है। रंगभूमि का संपादन उन्होंने किया था और दूसरों की पुस्तकों का, पत्रिकाओं का संपादन किया उन्होंने किया, लेकिन वो बुनियादी तौर से मेरी दृष्टि में कलाकार थे और जीवन की परिस्थितियां ऐसी थी कि उन्हें अपने कलात्मक रुझान को दबाना पड़ा। एक कहीं लेख में उन्होंने रूपनारायण पांडे का रेखा चित्रण किया। वो कमाल का रेखा चित्रण है। जिसने रूपनारायण पांडे को देखा होगा वो समझेगा कि कितने यथार्थवादी ढंग से और कितने कलात्मक ढंग से शिवपूजन जी ने उनका चित्रण किया। रूपनारायण पांडे जी माधुरी के संपादक थे, अफीम खाते थे, पान का बियर दबाए रहते थे, मेज के पास कुर्सी पर बैठे हुए, धोती पहने हुए, प्रूफ वगैरह ये काम किया करते थे। अफीम के नशे में आंखें आधी बंद रहती थी और कभी कभी बात करते हुए बीच में मुस्कुरा देते थे। इस धजा का बहुत ही बढ़िया चित्रण शिवपूजन जी ने किया और जहां तक मुझे याद है, इन्होंने निराला जी का एक संस्मरण लिखा है। नवजादिक लाल जी ने लिखा है या शिवपूजन जी ने, ये मैं ठीक नहीं कह सकता, लेकिन वो संस्मरण विश्वामित्र में छपा था और उसमें निराला जी जो भौहें मटकाते थे, उसमें बिहारी की नायिका से उनकी तुलना की गई। सौ करे भौहन हंसे, देन कहे नट जाए। तो निराला जी तो उस समय और भी जवान थे, मैंने तो सन 34 में देखा, उससे 10-12 साल पहले की ये बात हुई। लेकिन निराला जी के भाव प्रकट करने का जो तरीका था, उसका बहुत ही सटीक वर्णन उस लेख में हुआ है और जहाँ तक मुझे याद है वो शिवपूजन जी का किया हुआ है। ये कलात्मक वृत्ति उनके अंदर थी और मैं उनसे बराबर ये कहता था जब भी भेंट हुई कि आप इस रुझान को पोषित करें, इसके अनुसार आगे आप काम करें। और तब उनका उत्तर वही होता था, ये सब लिखें तो खाएंगे क्या और इसे छापेगा कौन।
तो हिंदी में प्रकाशन की ये दयनीय स्थिति रही है कि जो कलाकारों की, साहित्यकारों की जो कलात्मक क्षमता रही है उसका पूरा उपयोग नहीं हुआ, और शिवपूजन जी के अंदर ये क्षमता थी। मैंने क्रियापदों के बारे में जो बात कही, ये भाषा विज्ञान की शुद्ध विषय नहीं है। कोई भाषा विज्ञानी इस बात को पकड़ ही नहीं सकता जब तक वो संवेदनशील हो, जब तक उसके हृदय में कलात्मक क्षमता न हो, तब तक वो ये नहीं देख सकता कि हिंदी का विकास जिस दिशा में हो रहा है उसमें क्रियापदों की संपदा क्षीण होती जा रही है। ये बात उन्होंने पहचानी, और ये भी उनके कलाकार होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। वो स्वयं पोस्ट गद्य लिखते थे, रेखा चित्रण करते थे, संस्मरण लिखे हैं उन्होंने। ये जो कलात्मक अंश हैं ये सबसे ऊपर है, उसके नीचे विवेचनात्मक